साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस छोटी सी क्लास में। क्लास तो छोटी है लेकिन बेहतरीन है। बेहतरीन किस नज़रिए से है? एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है नेट न्यूट्रलिटी का, जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा के जीएस पेपर 3 में 8 नंबर में 125 शब्द में आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और 125 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट हो सकती है। इसी क्वेश्चन को यदि 12 नंबर में पूछा गया और 200 शब्द में लिखना रहा तो इसको किसी न किसी और टॉपिक से कनेक्ट जरूर करना पड़ेगा। आइए समझते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी क्या है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ये जो जमाना चल रहा है पूरी तरीके से डिजिटल है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन उसमें आपको देखने को मिल रहा है। डे बाय डे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो जमाना होगा वो पूरी तरीके से वर्चुअल रियलिटी का दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में एक अहम पहलू ये उत्पन्न होता है कि क्या जो इंटरनेट है वो सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए न्यूट्रल होना चाहिए। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सबके लिए एक बराबर सुविधा दें या किसी के लिए ज़्यादा दे दें और किसी के लिए कम दे दें। इसके क्या अलग अलग पहलू हैं, क्या है नेट न्यूट्रलिटी और इसके प्रॉस क्या हैं और कॉन्स क्या हैं, ये सारे सवाल बनेंगे। साथ में बनेगा कि भारत सरकार इसके लिए कोई स्पेसिफिक कानून बनाई है या नहीं, और साथ में दुनिया की जो अन्य सरकारें हैं उनमें किन देशों में ये कानून के रूप में बना हुआ है। तो इन सब पहलुओं पर इस छोटी सी क्लास में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही तसल्ली से इस क्लास को आप लोग अगले 20-25 मिनट तक देखिए और कहीं कोई कंफ्यूजन हो मुझसे आप संपर्क करें और बताएं कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक में या इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मुख्य परीक्षा की तैयारी आपको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से करनी है। कम से कम कंटेंट में आपको अधिक से अधिक चीज़ें लिखना है। तो यही इसका चुनौती है और इस चुनौती को आप हमारे साथ मिल करके हल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक क्या है, नेट न्यूट्रलिटी। पेपर क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जीएस पेपर 3 के अंदर हम लोग इस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि सर ये नेट न्यूट्रलिटी टर्म आखिर आया कहां से। तो ये जो नेट न्यूट्रलिटी टर्म है आप देख सकते हैं कि टिम वू ने इसको क्वाइन किया था। और टिम वू क्या थे, ये अमेरिकन लॉयर एंड प्रोफेसर, इन्होंने टर्म को क्वाइन किया था 2003 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट द नेट न्यूट्रलिटी टर्म was coined by Tim Wu in the year 2003 and he was an American professor, right? जब आप किसी चीज का आंसर लिखते हैं तो वहां पर आपको सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करना रहता है कि आप क्या लिखने जा रहे हैं। तो आंसर की शुरुआत सीधे करेंगे हम लोग इस प्रकार से कि दिस टर्म इज नाउ डेज वेरी पॉपुलर बट इट वाज क्वाइंड बाय द, इनका नाम लिखेंगे और ईयर लिखेंगे यदि याद है तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है फिर, लेकिन गलत नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं ये, कहते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी इज द, देखिए आपको मैं एक बात और कंफर्म कर दूं कि ये डिफिनीशन यहां पर लिखने का जो पर्पज है वो ये है कि आपको जब ये एनोटेशन के साथ पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम में देंगे तो वहां पर जाकर के आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, जिससे कि आप क्या कर पाएंगे, आपको यदि लगेगा कि क्या लिखना चाहिए तो आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप उस पीडीएफ से नोट्स बना सकते हैं, अपने काम की चीजों को ले सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये लिखना जरूरी होता है। तो नेट न्यूट्रलिटी इज द प्रिंसिपल दैट द सर्विस प्रोवाइडर हु कंट्रोल और एक्सेस हु ओन द पाइप्स शुड नॉट फेवर सम कंटेंट ओवर अनदर। यानी कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको एक कंटेंट के ऊपर दूसरे कंटेंट को फेवर नहीं करना चाहिए। अभी मैं इसको डीप में समझाऊंगा, आप समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि यदि फेसबुक ने, एयरटेल ने ये कह दिया, भारतीय एयरटेल ने कह दिया कि चलो हमारे, यदि आप हमारा सिम कार्ड यूज करते हैं तो हम आपको सब कुछ फ्री में देंगे, सब कुछ फ्री में देंगे। और सब कुछ में उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम फ्री में देंगे और जो इसके पैरेलल दूसरे सोशल मीडिया एप्लीकेशन है वो हम फ्री में नहीं देंगे। फ्री में देने का मतलब क्या कि ये, इसके लिए आपका कोई डेटा ही कंज्यूम नहीं होगा। यदि आपके फोन में डेटा नहीं भी है तब भी फेसबुक चलेगा। जैसे आपको याद होगा 2015 के आसपास फेसबुक बेसिक्स के नाम से एप्लीकेशन आ रहा था जो कि फ्री नेट न्यूट्रलिटी को वायलेट कर रहा था और उसी के बाद सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया। समझ आ रही होगी मेरी बात आप लोगों को। तो ऐसे में तो बड़ी समस्या हो जाएगी। जो टॉप कंपनियां हैं उन्हीं के साथ कोलैबोरेट करके जो टॉप टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, उनके साथ उनका टाई अप हो जाएगा और फिर वही ओवरटेक कर जाएंगी पूरे मार्केट को, मोनोपोली हो जाएगी समस्या ना। तो ये सारी समस्याएं कैसे जुड़ी हुई हैं और क्या हल हो सकता है हम लोग इस पूरे क्लास में समझ लेंगे, लेकिन बेसिक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा जितना मैं बता रहा हूं उसमें से जो जो मेन पॉइंट आपको लगे कि आपको नहीं पता है और आप अपने आंसर में इसको लिखना चाहते हैं
वो की पॉइंट के रूप में जरूर नोट कर लीजिएगा रजिस्टर पर, जब भी पढ़ने बैठे रजिस्टर लेकर के बैठे, ठीक है। और टॉपिक वाइज it's an even playing field for stuff on the internet, and I think it's very important to the medium that it have a rough quality among contents, everyone has their sort, right? ये टिम वू का मानना है कि हर व्यक्ति के लिए, हर कंपनी के लिए, यदि इंटरनेट की हम बात करें तो वहां पर एक इक्वल प्लेइंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल होना चाहिए, कोई किसी का फेवर ना करे। इसी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को ओवरऑल नाम दिया गया है नेट न्यूट्रलिटी, ठीक है। अब समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है नेट न्यूट्रलिटी, हमारी आपकी जो साधारण भाषा में है वो क्या है। तो नेट न्यूट्रलिटी कैन डिफाइंड एज द इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल डेटा ऑन द इंटरनेट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कंटेंट और सोर्स। मतलब यदि एयरटेल है, रिलायंस जियो है, या कोई भी कंपनी जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसको इससे नहीं मतलब होना चाहिए कि गूगल का प्रोडक्ट है यूट्यूब या किसी और कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, किस प्रोडक्ट को हमें तेजी से चला देना है, किस प्रोडक्ट को हमें कम डेटा पर भी ऑपरेट करना है और किस प्रोडक्ट को हमें अधिक डेटा पर ऑपरेट करना है। यानी कि वो डेटा अपना प्रोवाइड कर दें, उनका काम डेटा प्रोवाइड करना है, जो भी सर्विसेज की अपनी क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली प्ले होगी, वो अपने उसके कैरेक्टर्स होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करें इररिस्पेक्टिव कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म आप अपने डिवाइस पर ओपन कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप यूट्यूब चलाएं तो बहुत तेजी से चले और उसके पैरेलल कोई दूसरा प्लेटफॉर्म वीडियो का आप रन कराएं तो वो ना चले, तो ये यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को अपना एक सबके लिए इक्वल डेटा प्रोवाइड करना है, उसमें वो बायसनेस ना रखें। इस चीज को हम नाम दे रहे हैं नेट न्यूट्रलिटी, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन रहना, भाई आपका काम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना, आप सर्विस प्रोवाइड करिए, ठीक है। इट इंश्योर्स इक्वल एक्सेस ऑफ ऑल वेबसाइट्स टू एवरीबॉडी। विदाउट दिस आईएसपीज का मतलब यहां पर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कैन बिकम बायस्ड टुवर्ड सर्टेन वेबसाइट, राइट। मतलब कहने का यह है कि नेट न्यूट्रलिटी जो होगा, यदि जितने भी आईएसपी हैं वो नेट न्यूट्रल होंगे तो वो सभी वेबसाइट्स के लिए इक्वल एक्सेस देंगे इररिस्पेक्टिव। हाँ, अब आप कहेंगे कि सर फिर भी ऐसा हमने देखा है कि कोई वेबसाइट स्लो चलती है, कोई फास्ट चलती है, तो ये उस अपनी वेबसाइट की टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगा कि उस वेबसाइट का क्या टेक्नोलॉजी यूज उसमें किया गया है, क्यों वो फास्ट हो रही है, क्यों स्लो हो रही है, कितना अच्छे से मोबाइल पे चल रही है या लैपटॉप पे चल रही है। उस वेबसाइट की अपनी सॉफ्टवेयर, अपने डिजाइनिंग, अपने मैटर, अपने कंटेंट पर सारी डिपेंडेंसी है। इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। यही बातें हिंदी में लिखी हुई हैं, हिंदी में इसलिए लिख के दे दी जाती हैं कि आप लोग थोड़ा सा घबराने लगते हैं कि सर ये तो इंग्लिश में आप पढ़ा रहे हैं। तो इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा रहे हैं। जिस भाषा में आप समझ सकते हैं उस भाषा में आप समझ करके लिखिए, हमारी तरफ से दोनों भाषाओं में आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो ऑफर करता है गूगल के क्रोम को, गूगल के क्रोम को ऑफर करता है कि हम आपको फ्री एक्सेस देंगे। यानी कि आपके फोन में डेटा हो सकता है कि नहीं भी हो या बहुत कम भी डेटा हो, तब भी आपका गूगल क्रोम चलता रहे, गूगल क्रोम चलता रहे। और मोजिला फायरफॉक्स को कहता है कि आपसे हम पैसा लेंगे। एक कल्पना करिए, आज आप गूगल क्रोम अपने फोन में यूज करते हैं तो उसके लिए भाई आप डाउनलोड कर लिए गूगल क्रोम और वहां से आप यूज कर रहे हैं, तो गूगल क्रोम के लिए आपने कोई पेमेंट नहीं किया। इसी प्रकार से आप समझिए कि आपने मोजिला फायरफॉक्स भी डाउनलोड किया हुआ है और उसके लिए पता चल रहा है कि कंपनी जो आईएसपी है वो कह रही कि हम आपसे पैसा लेंगे तब आपको हम डेटा के साथ रन कराएंगे। तो ये तो गलत हो गया ना, फिर तो गूगल ही गूगल हर तरफ दिखाई देगा, गूगल के सामने फिर दुनिया में कभी कोई कंपनी नहीं आएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर वायलेशन हो गया नेट न्यूट्रलिटी का। और आप बताइए कि यदि आपको लगता है कि आप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, और इस प्रकार का यदि नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा तो फिर तो आप कभी स्टार्टअप कर ही नहीं पाएंगे, और करेंगे तो असफल होना 100% तय रहेगा। तो जिम्मेदारी बनती है राज्य की सरकारों की, केंद्र की सरकारों की, जहां पर भी, हिंदुस्तान में तो वैसे ये मामला केंद्र सरकार का ही होता है। राज्य जब भी कहूँ तो आप संविधान के हिसाब से एक कानून मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है उसके बारे में समझने की कोशिश करिएगा। तो दुनिया भर में जो भी देश है उस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंट्री में नेट न्यूट्रलिटी को मेंटेन करे, यदि वो चाहती है कि सभी लोगों को हम समान अवसर दें आगे बढ़ने का, तब, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये कहा जा रहा है, एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसा क्यों करें। भाई यदि आप सरकार हैं तो आप ऐसा क्यों करें। तो हिंदुस्तान की यदि हम बात करें, इंडिया की बात करें, भारत की बात करें,
तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 19(1)(g) यानी कि अनुच्छेद 19 का जो फर्स्ट जी है सब आर्टिकल, ये आर्टिकल आपको प्रोवाइड क्या करता है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू कैरी ऑन एनी ट्रेड। तो यदि आप किसी भी व्यापार को कर सकते हैं एंड यू आर फ्री टू डू एंड दिस इज योर फंडामेंटल राइट, तो फिर आपके राइट को बायसनेस बना करके या बायस्ड करके आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए। राइट, बात समझ में आ रही होगी। कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, कुछ भी, ये आपको फ्री करने का पूरा परमिशन है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(g) के तहत। तो ऐसे में यदि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को, कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ज्यादा बेनिफिट देगी, तो जो स्टार्टअप नए नए हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। इसलिए सरकार को भी यह इंश्योर करना है कि नेट न्यूट्रलिटी बनी रहे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर एक्चुअल में इसके साथ क्या गलत है। तो गलत क्या है वो देखिएगा। इकोनॉमिक प्रिंसिपल फेवर्स, ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक प्रिंसिपल फेवर्स पेइंग डिफरेंटली फॉर डिफरेंट सर्विसेज, इट मे डिस्करेजेज ISPs as they may have to face loss, may impair future investments in telecom infrastructure, considering the huge investment incurred by ISP, it is ethically wrong। अब बात को समझिएगा, आपके मन में आएगा, आपको हो सकता है एक दिमाग में एक प्रश्न चल रहा हो कि सर जब रिलायंस जियो आया तो उसने तो सब कुछ फ्री कर दिया। उसने फ्री किया मतलब उसने अपना डेटा फ्री किया, फ्री फॉर ऑल। बात को समझना, मतलब आपसे डेटा की कीमत नहीं ली जा रही थी। ऐसा नहीं किया था कि रिलायंस जियो फेसबुक के लिए फ्री रहेगा और ट्विटर के लिए पेड रहेगा। मतलब कहने का यह है कि रिलायंस जियो ने ऐसा नहीं किया था कि आप फेसबुक चलाएंगे तो बिना डेटा के चलेगा और ट्विटर चलाएंगे तो डेटा कंज्यूम होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। मतलब उसने फ्री किया तो उसने अपना डेटा फ्री कर दिया। अब ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, कुछ भी जो भी चलेगा वो सब फ्री में चलेगा। तो इस प्रकार से चैलेंज है कैपिटलिज्म का। भाई जिसके पास पूंजी ज्यादा है वो कुछ दिनों तक अपनी सर्विस को फ्री कर सकता है, लेकिन उसने अपनी सर्विस को फ्री किया है, ना कि किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को फ्री में अपनी सर्विस पर चलाया है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जैसे आप तमाम OTT प्लेटफॉर्म है, उस पर आप फ्री में मूवीज देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो वो ठीक है कि वो मूवी चला रहे हैं उस पर, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम पर्टिकुलर इसी चीज को चलाएंगे और इसको नहीं चलाएंगे। आप बात को समझने की जरा कोशिश करना, क्या कहा जा रहा है। पर्टिकुलर बायसनेस नहीं है, जो फ्री है वो फ्री है, जो पेड है वो पेड है, लेकिन वो प्रोग्राम पेड आप कर रहे हैं। अभी आगे मैं आपको और समझाऊंगा। यदि इस चीज को न्यूट्रल ना रखा जाए तो आगे ये कंपनियां पैकेज बना करके क्या करेंगी, आपके साथ आपको गुमराह करेंगी या मोनोपोली क्रिएट कर लेंगी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी सोसाइटी के अंदर। जिसके पास कैपिटल है वही और ज्यादा अमीर होता चला जाएगा, जो कि हमारे प्रियम्बल के खिलाफ है। हम इकोनॉमिक जस्टिस भी कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वही बातें हैं जो हिंदी में लिखी गई हैं, इसको आपको आराम से पढ़ लेना। राइट, अब इसको थोड़ा और एग्जांपल से भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एयरटेल ने गूगल के साथ पूरा टाई अप बना लिया, तो यदि कोई नया कोई कंपनी आएगी ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगी, तो वो तो एकदम धड़ाम हो जाएगी। कहाँ टिकेगी वो एयरटेल के सामने यदि उसका गूगल के साथ टाई अप है। भाई गूगल के जितने भी प्रोडक्ट हैं यदि एयरटेल के साथ मिलकर के वो सारे फ्री हो जाएं, तो आप सब लोग तुरंत क्या करोगे, ऑटोमेटिकली सिम निकालोगे, बाकी सब फेंकोगे, सबका एयरटेल लगा लोगे आप लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नेट न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है कि भारत में नेट न्यूट्रलिटी के लिए जिम्मेदार कौन है। बहुत कॉमन सेंस है कि भारत में ट्राई है। ट्राई का मतलब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भारत में नेट न्यूट्रलिटी के लिए जिम्मेदार है। और 2018 में भारत सरकार ने नेट न्यूट्रलिटी इससे संबंधित नियमों को मंजूरी दी थी। ठीक है, और साथ में भारत सरकार यह तय करती है कि भारत में समुदाय को मुफ्त और खुली इंटरनेट पहुंच की गारंटी मिले। मुफ्त और खुली इंटरनेट की गारंटी का मतलब है, अब वही वाली बात, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गए और पता चला कि रेलवे ने वहां पर फ्री वाईफाई दे रखा है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि फ्री वाईफाई में फेसबुक चलेगा और पता चलेगा कि ट्विटर जब आप चलाने जाए तो आपसे कहा जाए कि पेमेंट लीजिए। इसका मतलब उसने फेसबुक को बढ़ावा दे दिया और ट्विटर को डिमोरलाइज कर दिया। ऐसा नहीं होगा। मतलब प्लेटफॉर्म सारे ही आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, सर्विस प्रोवाइडर कोई भी बायसनेस नहीं करेगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द नेट न्यूट्रलिटी। होप्स आपको मेरी बात समझ में अच्छे से आ रही होगी बिना किसी परेशानी के। अब सवाल उठता है कि सर नेट न्यूट्रलिटी पर कानून बनाने की शुरुआत कहां से हुई थी। देखिए भारत तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इंटरनेट भी बहुत बाद में आया, कंप्यूटर भी बहुत बाद में आया। हम तो दुनिया के तमाम उन देशों को फॉलो कर रहे हैं जो आगे आगे चल रहे हैं, जो सच्चाई है। फिर भी कुछ मामलों में हम
इनोवेटिव काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चिली इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू पास लेजिस्लेशन ऑन नेट न्यूट्रलिटी इन द ईयर 2010। जब आप अपने आंसर में ऐसे आंकड़ों को मेंशन करते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी को लेकर के कानून बनाने की शुरुआत पहली बार चिली ने की थी, तो ऐसा लगता है कि आप इस मुद्दे पर अपना ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखते हैं कि दुनिया इस मामले पर क्या कर रही है, वो जानकारी आपको है, और फिर पढ़ने वाले को भी अच्छा नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। चिली के अलावा यदि हम बात करें तो कंट्रीज लाइक द यूएसए, जापान, ब्राजील, नॉर्वे एटसेट्रा, इन सब ने भी इस मुद्दे पर अपने अपने कानून बना रखे हैं और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी बना रखा है कि आप किसी भी तरीके से कंट्री के अंदर न्यूट्रलिटी को अफेक्ट नहीं करेंगे। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर कंट्री के अंदर, देश के अंदर जो नेट न्यूट्रलिटी है उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा कानून ऑलरेडी ये सब लोग बना रखे हैं। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक पर आपसे सवाल पूछ सकते हैं, देखिए 3-4 तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, जिसमें सबसे प्राइम क्वेश्चन बनेगा कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, और ये तो आपको लिखना ही लिखना है। प्रॉस का मतलब क्या होता है, पक्ष होता है, और कॉन्स का मतलब जो होता है वो विपक्ष होता है। आप ये समझ सकते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, कमियां क्या हैं, और इसकी अच्छाइयां क्या हैं। ये देखिए किसी भी मुद्दे की कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, आपको कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा, और 125 शब्द के लिए ये मैटर सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, क्या है प्रॉस, क्या है, देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, मतलब सभी कंपनियों के लिए एक बराबर प्लेटफॉर्म मिलेगा जिस पर वो प्ले करें, अपना काम करें, कंपटीशन फेयर होगा। इसका यदि हम बात करें, इसी के कॉन्स की बात करें, चलिए कॉन्स अलग से समझाते हैं आपको। तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, और इसके बाद नो एक्सक्लूजन, यानी कि कोई कंपनी एक्सक्लूड नहीं होगी, कोई भी स्टार्टअप एक्सक्लूड नहीं होगा, सबको हम इंक्लूड करके चल रहे हैं। जो जिसका जितना अच्छा एल्गोरिथम और जितना अच्छा अपना उसका सर्विस होगा वो उतना अच्छा ग्रो करेगा। नो एडिशनल कॉस्ट फॉर कंटेंट, किसी भी कंटेंट के लिए आपको एडिशनल कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, बार बार मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यदि फेसबुक फ्री में हो जाए और ट्विटर के लिए पेमेंट लगने लगे आपसे, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, आप फेसबुक ही यूज करेंगे और ट्विटर को आप नहीं यूज करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा किसी भी एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पर आप फ्री में देखें, दूसरा कोई वीडियो कोई कंपनी लॉन्च करे कि हमारा वीडियो फ्री है, लेकिन डेटा सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं नहीं इसके लिए पेमेंट होगी, तो वहां पर बायसनेस आ जाएगी। इसी प्रकार से जो इनोवेशन का राह खुलेगा, क्योंकि जब फ्री एक्सेस आपको मिलेगा, सारी चीजें समान होंगी, तो इनोवेशन की राह खुलेगी, और हो सकता है कि ग्रेटर इनोवेशन को वो लीड करे। ठीक है ना, इस प्रकार से इनोवेशन के चांसेस हमेशा खुले रहेंगे, सबके लिए समान रहेंगे। इसी के हम विपक्ष में बात करते हैं, तो नो वन इज पेइंग फॉर द डेटा, कोई भी डेटा के लिए कुछ पे नहीं कर रहा है, राइट। इसके बाद इलिसिट कंटेंट इज वाइडली अवेलेबल हो जाएगा, और कोई भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही क्या पड़ेगी, जब सब कुछ फ्री में आपको उपलब्ध रहेगा, तो आप नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ क्यों मूव करेंगे। थर्ड थिंग कह रहा है कि द इंटरनेट कैन इनोवेट विदाउट इट, बिना इसके ही इंटरनेट में इनोवेशन आ जाएगा। और सबसे जो अहम पॉइंट है, ये आपको मेंशन करना ही करना है, मोनोपोलाइजिंग हो जाएगी इंटरनेट की। मतलब ये कि एक ही दो कंपनियां मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर लेंगी, क्योंकि आपको मैक्सिमम चीजें जो आपकी जरूरत की होंगी ना, वो अपने प्लेटफॉर्म पर क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। और जब भी मोनोपोली क्रिएट होगी, तो आप जानते हैं मोनोपोली में क्या होता है, हमेशा कैपिटलिज्म की तरफ हम बढ़ जाते हैं। जिसके पास पूंजी होती है वही और पूंजी कमाता है, और राष्ट्र में गरीबी और अमीरी के बीच का जो गैप है वो बढ़ने लगता है, और फिर ऐसे में आगे चल करके राष्ट्र में क्रांति होने की संभावना जन्म ले लेती है। तो यदि इस टॉपिक को आप समझने का प्रयास करें, तो हमने इसका पॉलिटिकल डायमेंशन भी आपको समझाया, टेक्निकल डायमेंशन भी समझाया, सोशल डायमेंशन भी मैं आपको समझा रहा हूँ, और इकोनॉमिक डायमेंशन भी आपको समझा रहा हूँ। बस अपने आंसर को लिखते समय आपका दिमाग इन चारों डायमेंशंस में ओपन रहेगा, बहुत ही बढ़िया मार्क्स आपको मिलेगा बिना किसी परेशानी के। बस आप अपने पॉइंट्स को समझा सकें, लिख सकें। ठीक है, ये यदि नेट न्यूट्रलिटी नहीं आप यहाँ पर मेंटेन करेंगे, क्या निकल के आएगा, डिस्करेज करेगा इनोवेशन को, और साथ में पैकेज प्लान्स जो देगा कंज्यूमर को, ये भी एक इसका कॉन्स है। ठीक है ना, तो इतनी बातें हमने आपको समझा दी, बता दी। आप प्रॉस कॉन्स देख लिया आपने, डिफिनीशन आपने देख लिया, आपने कौन सी कंट्री में कौन सा कानून कहाँ से शुरू हुआ वो देख लिया। किसी भी मुद्दे पर मेंस के अंदर आपको रिसर्च नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप इतना तैयार रखें कि 125 वर्ड लिखने के लिए आपको 5-6 पॉइंट आपके दिमाग में हो, उन्हीं को अच्छे से एलेबोरेट करके प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, सब कुछ एक साथ समझाते हुए, और अपनी बात को सिस्टमेटिक तरीके से एक पेज पर साफ सुथरा लिख दें, जिससे कि पढ़ने वालों को ये समझ में आ जाए कि आप एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। ऐसा ना हो कि एक ही बात बार बार घुमा घुमा करके आप लिख रहे हैं, और उससे पढ़ने वाले को इरिटेशन हो रही कि एक ही बात आप क्यों बार बार लिख रहे हैं। क्योंकि आंसर राइट इज आर्ट ऐसा कहा जाता है, तो ये जो आर्ट है ये ओवरनाइट डेवलप नहीं होती है,
इसके लिए आपको लगातार लिखना पड़ेगा, लगातार फाड़ना पड़ेगा, लगातार फेंकना पड़ेगा। मतलब लिखिए, लगा कि थोड़ा भी खराब हो गया फाड़ के फेंक दीजिए, फिर लिखिए, क्योंकि आप ही ने लिखा है ना। तो ट्राई टू गेट द एक्सीलेंस इन योर वर्क। जो भी काम आप करते हैं उसमें आप एक्सीलेंस पाने की कोशिश करिए। एक्सीलेंस पाने की कोशिश का मतलब हो गया एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करिए, बहुत अच्छा करने की कोशिश कीजिए। प्रयास ये कीजिए कि जो आपने अभी किया है क्या इससे भी अच्छा हो सकता था कि नहीं, और जो सबसे अच्छा आपसे हो सकता था आप वो करिए। बाकी आपके हार्ड वर्क का जो परिणाम है वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। मुझे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये जो आपको पर्टिकुलर टॉपिक हमने पढ़ा है नेट न्यूट्रलिटी का, इसको पढ़ने के बाद कुछ समझ में आया या नहीं आया, कितना समझ में आया, कैसा लगा, ये बात आप मुझे जरूर बताएं। इसके बाद आपको जो अगला वीडियो हम दे रहे हैं वो वर्चुअल रियलिटी का दे रहे हैं। आराम से पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और एग्जाम के लिए कंटेंट को तैयार करिए। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।